नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी वीडियो सीरीज़ में हमने संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा और फिर हमने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते रहे हैं उन प्रश्नों को भी देखा। आज के इस वीडियो में हम संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका का विस्तार, जिसमें अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका के निम्न अंग हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इसमें से हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। आज हम मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में प्रधानमंत्री और फिर महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 74 में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इन्हीं की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और त्याग पत्र भी ये अपना राष्ट्रपति को ही देते हैं। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, सांसद होने चाहिए, और जो सदस्य नहीं हैं वो भी बन सकते हैं, लेकिन उन्हें 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब आइए अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद को लेकर क्या प्रावधान किया गया है उसे देखते हैं। अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री के ही सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 75(2) में मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहें या फिर कहें प्राइम मिनिस्टर के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए मंत्रिपरिषद के भाग, मंत्रिपरिषद के अंग, मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री, जो कि इस मंत्रिपरिषद का प्रधान होते हैं। मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, और कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री उन्हें कहा जाता है जो महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब प्रमुख मंत्रालय हुए, तो उसे ही कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। राज्य मंत्री भी 2 भागों में होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री के सहायक और दूसरा स्वतंत्र प्रभार, जो कि छोटे मंत्रालय, छोटे विभाग के होते हैं। और इसमें होते हैं उपमंत्री में जो प्रशासनिक कार्य करते हैं, मंत्रालय से संबंधित कार्य करते हैं, जो कि कैबिनेट और राज्य मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। जब किसी राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है तो उसे कैबिनेट मंत्री की ही तरह वेतन, भत्ते और सुविधाएं दी जाती है। मंत्रिपरिषद को ही सामूहिक रूप से सरकार कहा जाता है। ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि किसी एक मंत्री के भी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है
और सरकार गिर जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि कोई विधेयक मंत्रिपरिषद ने संसद में पेश किया और मंत्रिपरिषद के ही किसी एक सदस्य द्वारा विधेयक के विरोध में मत दे दिया गया तो सभी मंत्रियों सहित मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए यदि किसी मंत्री को मंत्रिपरिषद के किसी विधेयक पर सहमति ना हो तो उसे पहले ही त्यागपत्र दे देना चाहिए या तो फिर वोटिंग में ही शामिल ना हो। अब देखिए यहाँ मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर दिखाया गया है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद क्या होता है। जैसा कि हमने मंत्रिपरिषद में देखा कि उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल छोटा होता है, इसका साइज छोटा होता है और मंत्रिपरिषद का साइज बड़ा होता है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 15 से 20 होती है और यह काफ़ी शक्तिशाली होती है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का केंद्रीय भाग होता है। यह शब्द मंत्रिमंडल शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352(3) में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 352(3) में यह कहा गया था, यह चर्चा किया गया था कि मंत्रिमंडल के लिखित स्वीकृति पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। इसी संशोधन में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। मंत्रिपरिषद को मंत्रिमंडल से ही शक्ति मिलती है। इसमें मंत्रियों की कुल संख्या 70 से 80 तक हो सकती है क्योंकि इसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री भी सम्मिलित होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 91वां संविधान संशोधन 2003 में अनुच्छेद 75 के उपखंड 1 क में यह निर्धारित किया गया कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% ही होगी। तो इस तरह से जो लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या होगी उसका 15% ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या हो सकती है। कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, इनके अलावे एक शब्द और है जिसे कि किचन कैबिनेट कहा जाता है। यह भारतीय संविधान में नहीं, यह मीडिया द्वारा दिया गया नाम है। किचन कैबिनेट का अर्थ हुआ कि अपने आवास पर कुछ खास मंत्रियों, मंत्रिमंडल और मित्रों के साथ लिया हुआ निर्णय या फैसला किचन कैबिनेट ही कहलाता है। तो ये थे दोस्तों मंत्रिपरिषद से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम प्रधानमंत्री तथा इस पद से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।